नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हाई एनर्जी टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। आज हमारा पूरा फोकस बंगाल चुनाव के नतीजों के पीछे छिपे गणित और रणनीतियों को गहराई से समझने पर है। हम एक्सपर्ट पैनल की चर्चाओं के आधार पर पूरी तरह से न्यूट्रल रहकर उन चौंकाने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को पलट कर रख दिया। तो बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। इस जटिल राजनीतिक बहस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, बंगाल चुनाव का जनादेश। दूसरा, जीत का वो गणित जिसने सबको हैरान किया। तीसरा, रिवर्स पोलराइजेशन की डायनामिक्स। चौथा, आरएसएस की डेमोग्राफिक फिलॉसफी। और पांचवा, जमीन पर उतरी गई असली रणनीति। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बंगाल चुनाव का जनादेश। एक्सपर्ट पैनल की चर्चा इसी बात से शुरू हुई कि ये नतीजे और इनका स्केल कितना अभूतपूर्व था। उनका सीधा मानना था कि ये कोई रूटीन जनादेश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े शिफ्ट की कहानी है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 93%। जब मतदान प्रतिशत की बात आई तो एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह से हैरान रह गए। मतलब आधुनिक लोकतंत्रों में इतना भारी वोटिंग टर्नआउट बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये साफ दिखाता है कि लोग हर हाल में बाहर आकर अपनी राय दर्ज कराना चाहते थे। और इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का नतीजा क्या निकला? कुल वोट शेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 45%। पैनल की इस पर पूरी सहमति थी कि चुनाव में किसी एक पार्टी का इतना भारी वोट शेयर हासिल करना कोई आम चुनावी गणित नहीं है। ये सीधे सीधे बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर का संकेत था। वोटर्स के इस भारी उत्साह को समझाने के लिए पैनल के एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक उदाहरण का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे कुछ यूं समझाया मानो जनता कंस और पूतना जैसी ताकतों के चंगुल से आज़ाद होकर दौड़ती हुई अपनी मां के पास जा रही हो। ये रूपक हमें बताता है कि वोटिंग के दौरान जनता के बीच कैसा जबरदस्त मोमेंटम था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जीत का गणित। पैनल ने इस विशाल जनादेश के पीछे के उन असली नंबर्स को डिकोड किया जिन्होंने इस पूरे परिणाम को मुमकिन बनाया। आइए समझते हैं कैसे। ये वाला डेटा पॉइंट वाकई चौंकाने वाला है। पैनल ने बताया कि वोटर लिस्ट से लगभग 90 लाख अमान्य या फर्जी वोट हटा दिए गए थे। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा ये सोचिए, सत्ताधारी पार्टी की पिछली जीत का कुल मार्जिन ही 60 लाख वोटों का था। मतलब जितने फर्जी वोट हटे वो पिछली जीत के मार्जिन से भी कहीं ज्यादा थे। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरे चुनावी महासंग्राम का रुख मोड़ने के लिए ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज में सिर्फ 6% का शिफ्ट ही काफी था। सुनने में शायद ये 6% बहुत छोटा लगे, लेकिन चुनावी गणित में इसी छोटे से शिफ्ट ने इतनी बड़ी जीत की पूरी पटकथा लिख दी। इस 45% के आंकड़े को थोड़ा और डिकोड करते हैं। पैनल ने जो कैलकुलेशन समझाया उसके मुताबिक 45% ओवरऑल वोट शेयर हासिल करने का सीधा सा मतलब था राज्य के लगभग 65% हिंदू वोटों पर कब्जा करना। ये नंबर हमें बताता है कि बहुमत वाले वोटों का कितना बड़ा ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन जरूरी था। लेकिन क्या ये पूरा जनादेश सिर्फ एक ही समुदाय के वोटों से आ गया? इसी सवाल ने पैनल में एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बहस छेड़ दी। क्या अल्पसंख्यक वोटर्स के वोटिंग पैटर्न में भी कोई बदलाव आया? इस सवाल ने पूरे चुनावी विश्लेषण को एक नया ही एंगल दे दिया। यहीं से हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, रिवर्स पोलराइजेशन के डायनामिक्स। आइए उन डेमोग्राफिक फैक्टर्स को समझते हैं जिन्हें पैनल ने इस बड़े बदलाव का मेन ड्राइवर माना। तो ये रिवर्स पोलराइजेशन आखिर है क्या? पैनल ने इसे बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया। इसके मुताबिक जब ये धारणा बनती है कि कोई अल्पसंख्यक वोट बैंक एक तरफ पूरी तरह से एकजुट हो रहा है, मान लीजिए 90% तक, तो उसका सीधा रिएक्शन ये होता है कि बहुसंख्यक वर्ग में भी एक बहुत बड़ी और भारी एकजुटता पैदा हो जाती है। पैनल ने इसी फ्रेमवर्क के जरिए वहां के वोटिंग पैटर्न को समझाया। इस पोलराइजेशन के साथ एक और दिलचस्प शिफ्ट हुआ जिसे भद्रलोक का खिसकना कहा गया। पैनल के एक्सपर्ट्स इस बात पर बिल्कुल एकमत थे कि ये पढ़ा लिखा एलीट वर्ग जो पहले वामपंथियों या रूलिंग पार्टी के साथ हुआ करता था, उसने इस बार एक बहुत ही निर्णायक बदलाव किया और अपना रुख पूरी तरह बदल लिया। अब चलते हैं चौथे पहलू की तरफ, आरएसएस की डेमोग्राफिक फिलॉसफी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इसी फिलॉसफी ने चुपचाप बैकग्राउंड में पार्टी की लॉन्ग टर्म पहुंच को आकार दिया। पैनल ने एक ऐतिहासिक नजरिया पेश किया। उन्होंने उन विचारकों का हवाला दिया जिनका मानना था कि भारत के 98% आबादी एक बहुत ही व्यापक सांस्कृतिक परिभाषा के अंदर आती है,
मतलब पूजा पाठ का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये 98% हिस्सा एक ही अम्ब्रेला के नीचे है। तो इसका असर क्या हुआ? एनालिस्ट्स का तर्क था कि मौजूदा राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसी 98% वाले इंक्लूसिव फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपनी अपील को काफी व्यापक बनाया है। इसके जरिए उन्होंने उन सभी आरोपों का कड़ा काउंटर किया कि वे किसी को इग्नोर कर रहे हैं। उनका मैसेज एकदम क्लियर था कि वो इस पूरे 98% को साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे अहम 5वें पॉइंट पर, ग्राउंड स्ट्रैटेजी और मैपिंग। आखिर बड़े बड़े गणित और फिलॉसफी को जमीन पर उतारा कैसे गया, चलिए देखते हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं के दिन रात की मेहनत और उनके ना हार मानने वाले जज्बे को बताने के लिए पैनल ने एक बहुत ही सटीक कहावत का इस्तेमाल किया, करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान। यानी लगातार मेहनत करने से पत्थर पर भी लकीर खिंच जाती है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि कार्यकर्ताओं ने सालों तक कितनी अथक मेहनत की। और ये मेहनत कोई हवाई नहीं थी। पैनल ने बताया कि बाहर से आए कार्यकर्ताओं ने वहां 6 से 12 महीने तक लगातार डेरा डाला। उन्होंने लोकल भाषा की दिक्कतों को पार किया और सबसे बड़ी बात, मैन टू मैन यानी एक एक वोटर की बारीक मैपिंग की। 2021 की हिंसा के बाद जो मॉरल डाउन हुआ था उसे वापस बिल्ड किया। ये सब एकदम एग्जॉस्टिव काम था। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए पैनल ने इस चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक जीत तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे उस पूरे रीजन के लिए एक गहरे सिविलाइजेशनल क्लैश या सभ्यतागत बदलाव के रूप में देखा। ये सिर्फ सरकार बदलने का खेल नहीं था, बल्कि समाज की मूल सोच में एक बड़े शिफ्ट का संकेत था। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। बंगाल में हुए इस सिस्टमैटिक बदलाव का क्षेत्रीय राजनीति के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? इस बड़े जनादेश से आने वाले वक्त की राजनीति का क्या ब्लूप्रिंट तैयार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से आने वाले लंबे समय तक चर्चाओं में बना रहेगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।